अस्तित्व। लगता है आज मौसम कुछ ठीक नहीं है। बारिश आने की संभावना है और रात 9 बज रहे हैं और इस लड़की का कुछ पता नहीं। आज इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। सुनंदा बड़बड़ाते हुए चिंता करने लगी। सुनंदा की बेटी रेखा एक लाइब्रेरी में काम करती थी। रोजाना 7 बजे तक घर लौटती थी, लेकिन आज उसके लाइब्रेरी में कुछ अनहोनी घटना की वजह से उसे देर हो गई। सुनंदा लगातार दरवाजे की ओर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। दूर से उसे रेखा आते हुए नजर आई। रेखा को देखते ही उसका मन शांत हुआ और छाता लेके भागी, पर रेखा तो पूरी भीग चुकी थी। रेखा ने घर के अंदर कदम रखा, वैसे ही सुनंदा ने एक साथ प्रश्नों का बौछार शुरू कर दिया। क्या हुआ रेखा? आज बहुत देर कर दी। बस नहीं मिली क्या? कुछ हुआ है क्या? कहाँ फंस गई थी? रेखा को कुछ कहने ही नहीं दे रही थी। रेखा ने गहरी सांस ली और माँ से कहा, माँ, आप क्यों इतना चिंता करती है? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि कहीं गुम हो जाऊं। पहले कपड़े तो बदलने दो, बाद में इत्मीनान से बताऊंगी। कहकर रेखा कपड़े बदलने चली गई। सुनंदा ने तुरंत गरम गरम चाय लाकर रेखा को देते हुए पूछा, अब बताओगे भी कि क्यों देर हुई? रेखा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, माँ, लाइब्रेरी में आज बहुत अजीब घटना हुई। मैं खुद भी थोड़ा घबरा गई थी। सुनंदा की चिंता और बढ़ गई। उसने बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा या किया? रेखा ने जवाब दिया, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी में आज एक अजीब चीज हुई। एक अजनबी आया। वो उधेड़ उम्र का आदमी था। पुराने कपड़ों में, हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने मुझसे कहा कि ये किताब लाइब्रेरी की है और उसे बहुत सालों बाद लौटाने आया है। नंदा ने हैरानी से पूछा, तो इसमें अजीब क्या था? कोई पुरानी किताब लौटा गया? ये तो अच्छी बात है ना? रेखा ने थोड़ा रुक कर कहा, माँ, अजीब बात यह थी कि जब मैंने किताब देखी तो वो लाइब्रेरी की रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि ये किताब कब ली थी और उसका नाम क्या है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत साल पहले, जब ये लाइब्रेरी बनी थी, तब मैंने इसे लिया था। मुझे लगा इसे वापस करना जरूरी है। सुनंदा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइब्रेरी बनी थी? वो तो 50 साल पुरानी है। फिर वो आदमी इतना बूढ़ा कैसे नहीं लगा? रेखा ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो बात है माँ। मैंने जब लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड चेक किए तो मुझे ही उस आदमी का नाम नहीं मिला। जब मैंने वापस आकर उसे देखने की कोशिश की तो वो गायब हो चुका था। बस वो किताब वही छोड़ गया। सुनंदा को अब सचमुच डर लगने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं? या फिर वो आदमी सच में कौन था? रेखा ने चाय खत्म करते हुए कहा, पता नहीं माँ, लेकिन वो किताब बहुत पुरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी हो। और अजीब बात यह है कि उसमें कुछ पन्ने हाथ से लिखे हुए थे जो किसी अनजानी भाषा में थी। मैंने उसे लाइब्रेरी से सेफ में रख दिया है। सुनंदा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रेखा से कहा, तूने उससे बात क्यों की और उस किताब को क्यों रखा? पता नहीं, ऐसी चीजें अच्छे के लिए होती है भी या नहीं। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं लाइब्रेरी में काम करती हूँ। मेरे लिए हर किताब खास होती है और ये किताब की भी एक राज है जिसे समझने की कोशिश करूंगी। सुनंदा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, बस ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। सुनंदा और रेखा दोनों को ही नींद नहीं आई। रेखा को उस किताब के रहस्य ने बेचैन कर दिया और सुनंदा को उस अजनबी की अनहोनी उपस्थिति ने। अगले दिन सुबह रेखा ने तय किया कि वह उस किताब के बारे में कुछ और पता लगाएगी। वह जल्दी ही लाइब्रेरी पहुंच गई। जैसे ही उसने सेफ से किताब निकाली, उसकी नजर उस पर छपे अजीब से चिन्हों और लिखावट पर पड़ी। यह भाषा उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रेखा ने लाइब्रेरी में रखी पुरानी भाषाओं की किताबें खंगलानी शुरू की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला।
अचानक उसके सहकर्मी रवि ने उसे देखकर पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गई और ये क्या देख रही हो? रेखा ने किताब रवि को दिखाते हुए कहा, कल रात ये किताब एक अजनबी ने लौटाई थी। इसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी प्राचीन भाषा में लिखा हो। रवि ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, ये तो काफी पुरानी लग रही है। शायद ये पाली या संस्कृत जैसी किसी प्राचीन भाषा में हो सकती है। मुझे लगता है हमें इसे विशेष तज्ञ को दिखाना चाहिए। रेखा ने सहमति जताई और कहा, हाँ, लेकिन पहले मैं खुद इसे समझने की कोशिश करूंगी। ये किताब बहुत रहस्यमयी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ छुपा हुआ है। दिन भर रेखा ने किताब को पढ़ने और समझने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। फिर उसने किताब को ध्यान से पलटना शुरू किया। तभी उसे एक पन्ने के बीच से एक पीला और बहुत पुराना कागज मिला। उस पर भी वही अजीब भाषा लिखी हुई थी, लेकिन कागज पर एक नक्शा भी बना हुआ था। नक्शा देखकर रेखा चौंक गई। वह नक्शा किसी जंगल या पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। रेखा को अब यकीन हो गया कि इस किताब में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसने रवि को वह कागज दिखाया। रवि ने नक्शे को देखकर कहा, यह तो किसी जगह का नक्शा लग रहा है। शायद ये हमें उस किताब के राज तक ले जा सकता है। रेखा ने फैसला किया कि वह उस जगह तक जाएगी, लेकिन सुनंदा को यह बात बताने से वह घबरा रही थी। शाम को जब वह घर लौटी तो सुनंदा ने फिर पूछा, आज तुम फिर जल्दी नहीं आई? कहीं वो किताब के चक्कर में तो देर नहीं हुई? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ माँ, सब ठीक है, लेकिन वो किताब सच में बहुत खास है। उसमें मुझे एक नक्शा मिला है और मैं सोच रही हूँ कि उसके बारे में और पता लगा। सुनंदा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रेखा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें अपनी नौकरी और किताबें बहुत पसंद है, लेकिन ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे डर है कहीं ये सब तुम्हें मुसीबत में न डाल दे। रेखा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, मैं वादा करती हूँ कि सावधानी बरतूंगी। मुझे बस उस रहस्य को सुलझाने दो। अगले दिन रेखा ने रवि के साथ मिलकर नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि वह नक्शा शहर के पास के पुराने जंगल के एक हिस्से का था। दोनों ने तय किया कि वे वहां जाकर देखेंगे, लेकिन क्या यह किताब और नक्शा उन्हें किसी खजाने तक ले जाएगा या किसी अज्ञात खतरे की ओर? यह तो उनके साहसिक कदम उठाने के बाद ही पता चले। अगले दिन सुबह रेखा और रवि नक्शे के बताए गए स्थान की ओर निकल पड़े। वह जगह शहर के बाहर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। रेखा ने एक बैग में पानी, खाना, टॉर्च और किताब रख ली थी। रवि ने भी जरूरी सामान ले लिया। दोनों ने तय किया कि वे सावधानी से आगे बढ़ेंगे। जंगल में घुसते ही माहौल अजीब लगने लगा। वहां गहरी खामोशी थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुराने मंदिर के खंडहरों तक पहुंचना था। जैसे जैसे वे नक्शे का अनुसरण करते गए, उन्हें रास्ते में कुछ अजीब चीजें नजर आई। पुराने पेड़ों की जड़ों में उभरे रहस्यमयी चिन्ह, पत्थरों पर उखरे गए वही चिन्ह जो किताब में थी। रेखा ने इन चिन्हों की तस्वीरें ली और किताब से उनका मिलान किया। हर कदम पर वह और अधिक उत्सुक होते जा रही थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद वे उस जगह पहुंचे जो नक्शे में दिखाई गई थी। वहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर खड़े थे। मंदिर का प्रवेश द्वार पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके चारों ओर खाई और बेलें लिपटी हुई थी। रेखा ने चारों ओर देखा और कहा, ये वही जगह है। देखो, यहाँ भी वही चिन्ह है। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। रवि थोड़ा हिचकते हुए बोला, रेखा, ये जगह बहुत पुरानी और असुरक्षित लग रही, हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने धीरे धीरे खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर वही अजीब भाषा उकेरी हुई थी। वहां एक बड़ी सी मूर्ति जिसके हाथों में कुछ पकड़ने की मुद्रा थी, लेकिन
वह चीज गायब थी। रेखा ने ध्यान से देखा और कहा, शायद यह किताब इसी मूर्ति से जुड़ी है। हमें और तलाश करनी चाहिए। तभी रेखा को मूर्ति के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। वह नीचे झुककर उसे खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन रवि की मदद से वह खुल गया। दरवाजे के नीचे एक गुप्त मार्ग था, जो जमीन के नीचे जा रहा था। रेखा ने टॉर्च निकाली और अंदर झांकते हुए कहा, चलो देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। रवि ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? अगर कुछ गलत हो गया तो? रेखा ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हमने यहाँ तक आने की हिम्मत की है, तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। चलो सावधानी से चलते हैं। दोनों गुप्त मार्ग में नीचे उतरने लगे। वह रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जहाँ मध्यम रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी और उस पर वही चिन्ह खुदे हुए थे। रेखा ने किताब को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे पत्थर की मेज पर रखा, कमरे में हलचल होने लगी। दीवारों पर लगे चिन्ह चमकने लगे और एक धीमी सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। रवि ने डरते हुए कहा, रेखा, ये क्या हो रहा है? रेखा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह किताब इस जगह की चाबी है। शायद यह हमें कुछ और दिखाने वाली है। अचानक मेज पर एक गुप्त दरवाजा खुला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस दरवाजे की ओर बढ़े। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। दरवाजे के पीछे क्या था? खजाना, कोई प्राचीन रहस्य, या फिर कोई खतरा? यह जानने के लिए उन्हें और गहराई में जाना था। दरवाजे के पीछे का मार्ग और भी अंधेरा और संकरा था। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे भीतर गए, वह ठंडी और भारी महसूस होने लगी। दीवारों पर उन्हीं अजीब चिन्हों के साथ कुछ चित्रे उकरे हुए थे। चित्रों में ऐसा लग रहा था कि लोग किसी देवी या शक्ति की पूजा कर रहे हैं, और उनके हाथों में वही किताब थी जो रेखा के पास थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा, ये सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि हमें और आगे जाना चाहिए। रेखा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर ये किसी अनुष्ठान से जुड़ा है, तो हमें इसका सच जानना होगा। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जिसकी दीवारें सोने जैसी चमक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा पत्थर का मंच था, और मंच पर एक गोल आकार का छेद बना हुआ था। वो छेद किताब के आकार का था, मानो किताब को वहां रखने के लिए ही बनाया गया हो। रेखा ने किताब को देखते हुए कहा, यह किताब यही की है। इसे यहाँ रखने से शायद हमें इस जगह का राज पता चल सके। रवि ने घबराते हुए कहा, रेखा रुक जाओ, हम नहीं जानते कि इसके बाद क्या होगा। अगर कुछ बुरा हो गया तो? लेकिन रेखा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए धीरे धीरे किताब को उस मंच पर रख दिया। जैसे ही किताब उस जगह पर फिट हुई, पूरा कमरा अचानक चमकने लगा। चिन्ह और चित्र सोने की रोशनी के चमकने लगे, और एक गहरी गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। आवाज ने कहा, तुमने इस पवित्र ग्रंथ को अपने स्थान पर लौटाया है। यही एक खोई हुई शक्ति को फिर से जागृत करने का क्षण है, लेकिन इसके साथ बड़ा दायित्व भी आता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रेखा और रवि हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रेखा ने साहस जुटाकर कहा, कौन हो तुम, और यह सब क्या है? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस स्थान का रक्षक हूँ। यह पुस्तक एक महान शक्ति का प्रतीक है, जिसे सदियों पहले यहाँ छिपा दिया गया था। केवल योग्य लोग ही इसे फिर से खोज सकते हैं। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल अच्छाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वरना यह विनाश का कारण भी बन सकती है। रेखा ने धीरे से पूछा, यह शक्ति क्या है और इसे हमें क्यों दिया जा रहा है? आवाज ने कहा, यह ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत है। इसे संभालने वाले पर निर्भर करता है कि वह इसे कैसे उपयोग करेगा। अब यह तुम्हारा निर्णय है। रेखा ने गंभीरता से कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग
केवल अच्छाई और दूसरों की भलाई के लिए ही करूंगी। तभी मंच के नीचे एक छोटा सा स्पिंडल उभरा, जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। वह पत्थर गर्म और जीवंत लग रहा था। आवाज ने कहा, यह पत्थर तुम्हें दिया जाता है, इसे संभाल कर रखना। यह शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, लेकिन इसे केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना। रेखा ने पत्थर को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। रवि ने उत्सुकता और घबराहट के साथ पूछा, अब क्या होगा? आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और चिन्हों की चमक मंद पड़ने लगी। कमरा सामान्य हो गया और किताब अपने स्थान पर स्थिर हो गई। रेखा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि यह किताब और यह पत्थर अब हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस सही तरीके से संभालना होगा। दोनों ने मंदिर के खंडहरों से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, उन्हें लगा जैसे वे किसी सपने से बाहर आए हो। लेकिन अब रेखा के पास केवल एक किताब नहीं थी, उसके पास एक शक्ति थी जिसे उसने अपने विवेक और साहस से पाया था। सवाल यह था कि क्या वह इसे संभाल पाएगी, या यह शक्ति उसके जीवन को और भी बड़ा रहस्य बना देगी। रेखा ने महसूस किया कि उसे अब अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा है। उसने तय किया कि इस शक्ति को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेगी। वह सोच रही थी कि कहीं दोबारा वह आदमी दिखाई ना दे और फिर किसी उलझन में फंसा ना दे। बहुत साल गुजर गए, लेकिन वह आदमी दोबारा दिखाई नहीं दिया। थैंक यू।